7 चरणों के मतदान के बाद आखिर वो घड़ी नज़दीक आ ही गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 10 मार्च को मतगणना होगी और साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल की सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। हालांकि बात करें तो ये चुनाव अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ा गया, चाहे वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को लेकर लड़ा गया, चाहे महंगाई, चाहे बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे थे। लेकिन अगर बात करें तो जो नई सरकार है वो किस तरीके से अलग अलग चीज़ों पर ध्यान दे। अगर शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो पिछले 2.5 साल से जो कोरोना काल हावी था, कहीं ना कहीं शिक्षा की स्थिति को पीछे लेकर गया है। हमारे साथ प्रबुद्ध वर्ग के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी नई सरकार आएगी वो आखिर किस तरीके से शिक्षा प्रणाली को और बेहतर करे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर आशीष है। आशीष जी, देखा जाए तो कल ये साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। अगर शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो पिछले 2.5 साल से कोरोना काल हावी रहा सभी वर्गों पर। अगर शिक्षा की बात की जाए तो जो भी नई सरकार आएगी वो किस तरीके से शिक्षा प्रणाली को और बेहतर करे, किस चीज़ पर ध्यान देने की उसको ज़्यादा ज़रूरत रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्षों में कोविड के दौरान शिक्षा का स्तर बहुत ही ज़्यादा गिरा है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में हम लोग गए। वहाँ पे एजुकेशन थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं हो पाया है, और जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं वहाँ भी स्थिति को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेती है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर के कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जहाँ पे न केवल शिक्षा का ही स्तर बल्कि जो शिक्षक हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, तो मेरे ख्याल से कुछ बेहतर होगा। जैसे आज सुबह ही मैं सोच रहा था कि छोटे बच्चों के स्कूल्स में हमें लगता है अब नो बैग पॉलिसी ले आनी चाहिए। हमने देखा है अभी भी छोटे बच्चे बैग्स के साथ में स्कूल जाते हैं। कुछ अगर हमको इम्प्रोवाइजेशन करना है, इनोवेशन करना है, तो छोटे बच्चों में नो बैग पॉलिसी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी को थोड़ा और ज़्यादा सेट करना चाहिए, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम इम्प्रूव कर पाएँ, और शिक्षकों पर भी ध्यान देना ही चाहिए। किस तरीके का शिक्षकों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, अभी कोविड में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को जैसे पता है कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, या चूँकि कॉलेजेस भी उस स्थिति में नहीं थे कि वो पे कर पाए। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा इस तरफ भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, और गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेती है और कुछ हेल्प करती है ताकि कॉलेजेस भी इस वो कुछ मदद कर पाएँ, या वो कुछ आगे बढ़ करके पेमेंट को थोड़ा सा अच्छा कर पाएँ, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि देखना चाहिए। सर, कोर्स तो बहुत हैं, छात्र भी बहुत हैं, छात्राएं भी बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके अंदर स्थिति है वो अभी भी कन्फ्यूजन की है। इसके लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, इसी में एनईपी की बात आती है। हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वही एक जहाँ तक मैं उसको समझता हूँ कि पूरी तरीके से कोलैप्स था। अभी एनईपी के बाद में काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो एनईपी को और इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, टीचर्स को और ज़्यादा हमें ट्रेन करना है, तो गवर्नमेंट को भी खर्च करना चाहिए टीचर्स को ट्रेन करने पर, यानी एफडीपी वगैरह के ऐसे प्रोग्राम्स पे उनको फंड करना चाहिए, सो दैट कि दे कैन गो एंड मतलब वो एफडीपी कर पाएँ और अपने आप को और इनोवेट कर पाएँ, नई चीज़ों को ताकि वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो एनईपी के तहत ही एनईपी के जो प्रोसेस है उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करके हम एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, मुझे लगता है। सर, विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने की भी ज़रूरत है क्या? जी बिल्कुल, मुझे लगता है सभी को कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूर आवश्यकता होती है। ये कहना तो बहुत ही सही नहीं होगा कि कोई परफेक्ट है, और चाहे वो विश्वविद्यालय हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, ये टीचर हों या बच्चे हों, सभी में थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट की ज़रूर ही आवश्यकता है वहाँ पर। और मुझे लगता है हम सभी को अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना ही चाहिए। जैसे अभी एनईपी में मल्टीपल कोर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अटेम्प्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, बट यहाँ पे इंफ्रा की भी बात सोचनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं किसी कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ता है, अब अगर वो हिस्ट्री के साथ साइकोलॉजी लेना चाहता है, तो एक तो यूनिवर्सिटी को भी थोड़ा सा इस बारे में चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि वो अगर वो ऑप्ट करता है तो वो कैसे उन चीज़ों को पढ़ सकता है, या सिर्फ पेपर पे ही पॉलिसी आ गई, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। फिर यूनिवर्सिटी भी अपनी तरफ से कैसे काम को कर रही, कितनी जल्दी वो इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सजेशन यहाँ पर मैं और देना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे। देखिए, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है, हालांकि एनईपी में उस पर फोकस किया गया, पर उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। एक यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में कहीं 400 कॉलेजेस आ रहे हैं, कहीं 150 कॉलेजेस आ रहे हैं, कहीं 100 कॉलेजेस आ रहे हैं। तो एक यूनिवर्सिटी जब इस तरीके से काम करती है तो 80% ऑफ द स्टूडेंट वो यूनिवर्सिटी के बाहर का है, 80% ऑफ द फैकल्टी यूनिवर्सिटी के बाहर है। बट जब भी कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, कोई भी जैसे सिलेबस की बात है या कॉपी किसी भी चीज़ में अगर हम देखते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट जो एक नॉन गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनका, एक जो है सेल्फ फाइनेंस के जो टीचर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी उनकी बात सुनने की तैयारी नहीं या कभी बुलाती ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इक्वालिटी आनी चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में भी पढ़ा रहे हैं वो भी क्वालिफाइड हैं, वो एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स ही हैं, तो उनकी भी बात या उनका भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होना चाहिए जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाए। क्योंकि अगर आप 80%
ऑफ द पॉपुलेशन अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से बाहर कर देंगे और फिर आप पॉलिसी बनाएंगे 20% को ध्यान में रखते हुए, तो कभी भी क्वालिटी को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो बस ये एक बात ही मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि यूनिवर्सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी तक ही लिमिटेड ना रहें, उनके एफिलेटेड कॉलेजेस को भी वो अपने साथ में मिला करके चलें, उनकी भी बात सुने, उनको भी मौका दें। तो डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है शिक्षा प्रणाली की बात की जाए, और भी लोग हम उनसे जानेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नीरज है। मैं एजुकेशन को लेके मैं सबसे बड़ी जो बात आप अभी कह रहे थे कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी सोसाइटी में अगर आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस करना है तो उसमें विकास की आवश्यकता रहती है, और एजुकेशन बेसिकली देखिए बेसिक्स है हमारी सोसाइटी का। हम वहाँ पर बच्चों को तैयार कर रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें भविष्य को बेहतर करना है तो हमें उसके ऊपर इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। और अगर उसकी डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में सिर्फ मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बिल्डिंग्स मात्र हैं। हमें बिल्डिंग्स के अलावा भी जो उनका बच्चों को एक मेंटल स्टेटस है उसको अपलिफ्ट अगर नहीं करेंगे तो ये सारी बातें थोड़ी सी बेमानी सी लगती हैं मुझे। नीरज जी, पत्रकारिता आपने करीब से देखी है, पत्रकारिता से होकर आप एजुकेशन सिस्टम में आए हैं। क्या लगता है इन 5 सालों में योगी सरकार ने इस एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या किया है, अगर राज्य स्तर की बात की जाए? मुझे लगता है कि जैसे कि सबसे बड़ी आवश्यकता हमें विश्वविद्यालयों की थी, तो जो पिछली सरकार हमारी रही उन्होंने विश्वविद्यालय कई बड़े स्तर पर खोले हैं। चाहे अगर आप पूर्वांचल के कुछ हिस्से में देखना चाहें तो वहाँ पर भी 2 विश्वविद्यालय हैं, या फिर अगर पश्चिम में जाएं तो वहाँ पर भी सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय आया है। विश्वविद्यालयों की संख्या में ज़रूर इजाफा हुआ है और मुझे लगता है कि वो एक बेहतर कदम है। मुझे साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों के साथ में मुझे कुछ कॉलेजेस को भी बढ़ाना चाहिए, और ख़ासकर जो कौशल विकास के केंद्र जो केंद्र सरकार ने जो जिन चीज़ों को शुरू किया, अगर हम उसके कई सारे इंस्टीट्यूट्स को शुरू करें और ख़ासकर कस्बाई इलाकों में, तो हम अपने बच्चों को ट्रेन कर सकेंगे, और हर हाथ को रोज़गार की जो बात है वो शायद मेरे ख्याल से सही हो सकेगी। अभी आपने यूनिवर्सिटी की बात की, यूनिवर्सिटी तो बहुत बना दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो अभी भी यूनिवर्सिटी से नदारद नज़र आ रहे हैं। क्या वजह लगती है इसके पीछे? ये एक बहुत बड़ा मसला रहता है और एक बहुत बड़ा मामला रहता है। अक्सर विश्वविद्यालयों के साथ में ये समस्याएं रहती हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने फिर से वही वाली बात कही कि सिर्फ बिल्डिंग खड़े करने से ही शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन नहीं आएगा। आपको उसके लिए शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। अभी कुछ समय पहले इस विषय को लेकर बात हमारे साथी कर रहे थे। तो देखिए, विषयों को अगर आपको बढ़ाना है तो विषयों के विशेषज्ञों को भी लेके आना पड़ेगा, और विषयों के विशेषज्ञों को लाने के लिए आपको को नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो विश्वविद्यालय में आपके पास में टीचर्स रहेंगे, और मुझे लगता है कि जब एक बार टीचर अगर विश्वविद्यालय में आने शुरू होंगे तो अगर उनमें क्वालिटी है, अगर वो बेहतर तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, तो बच्चे अपने आप उनसे कनेक्ट होंगे और अपने आप हमारी जो क्लासें हैं वो बच्चों से गुलजार हो सकेंगी। सर, देखा जाए तो पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा उत्तर प्रदेश में। कई जो छात्र हैं वो बाहर गए पढ़ने। क्या वजह है उत्तर प्रदेश में? क्या वो शिक्षा की क्वालिटी अच्छी नहीं है या शिक्षक अच्छे नहीं हैं? देखिए, ये जो जहाँ तक क्वालिटी की बात है, मैं क्वालिटी की चीज़ों पे थोड़ा सा मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूँ कि क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी है, लेकिन जो इंडस्ट्री के साथ में बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए। तो देयर इज़ अ गैप बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। तो हमें ये जो इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा करीब लाने की ज़रूरत है। अगर हम इंडस्ट्री को अपने पास में लेंगे, देखिए हमारे पास में IIT है, हमारे पास में IIM है, हमारे पास में इंजीनियरिंग की एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है जो लगातार काम कर रहा है, हमारे पास में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी कई सारे हैं हमारे प्रदेश में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, बस वो बच्चा वो पढ़ाई करने के बाद में उस इंडस्ट्री में नहीं पहुँच पा रहा है। तो हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि इंडस्ट्री के दरवाजे कब हमारे बच्चों के लिए खुलेंगे, या फिर उन्हें जाना पड़ेगा या फिर हम इंडस्ट्री को बुला सकते हैं। तो मुझे तो लगता है ये सरकार को समझना चाहिए कि वो इंडस्ट्री को यहाँ पर लाए और वैसा माहौल दे कि इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो करे, डेवलप करे और बच्चे वहाँ पर काम कर सकें। अभी आपने माहौल की बात की, क्या लगता है इन 5 सालों में ऐसे कोई माहौल जो है वो क्रिएट किया गया शिक्षा को ध्यान में रखे हुए? हाँ, मुझे लगता है कि देखिए, एजुकेशन पूरे ग्लोबल लेवल पे बदल रही थी, सारी चीज़ें चेंज हो रही थी। तो यहाँ पर भी बच्चों ने उस बात को समझा है, और जैसा मैंने टेक्निकल एजुकेशन को लेकर कहा, टेक्निकल एजुकेशन में सारे के सारे लोग इस चीज़ को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, और एक बेहतर माहौल आया है, जिसमें खासकर मैं छात्राओं की पढ़ाई को लेकर कहूँ तो उन्होंने एक बेहतर माहौल रहा, और जिससे कि जो एक रेशियो है हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स का वो पिछले कई समय में काफ़ी बेहतर हुआ है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की एक ये उपलब्धि है कि जो गर्ल्स का एजुकेशन सिस्टम है और जो गर्ल्स की सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है इस सरकार में। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शिवेंद्र प्रताप सिंह है। शिवेंद्र जी, देखा जाए तो एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है इस सरकार में कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ बदला है। चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए, नई शिक्षा नीति लाई गई, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तमाम तरीके के काम हुए। क्या लगता है इससे कुछ बेहतर स्थिति बनी है? ज़रूर, इससे स्थिति हमारी और सुधरेगी, क्योंकि एजुकेशन जो होता है किसी भी पर्सन को एक कैपिटल के रूप में कन्वर्ट करता है,
अगर आपकी कंट्री को डेवलप करना है तो ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और ह्यूमन कैपिटल तभी बढ़ेगा जब आप एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो जो NEP है बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन को एक तरफ ले जा रहा है उनको, कि जिससे इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें, स्किल डेवलप कर सकें। तो जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का खासकर जो फोकस है स्किल डेवलपमेंट पे, ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन अभी ये ट्रांजिशन फेज में है, अभी इसको एक क्वालिटी स्किल के रूप में डेवलप करने में टाइम लगेगा, जिस पे अभी बहुत काम करना बाकी है। बार बार कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी हमारे कॉलेजों में थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके लिए सरकार को क्या कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? नहीं, वही मैं आपसे बता रहा हूँ ना, बच्चा तब थ्योरीज को प्रैक्टिकल में अप्लाई करेगा जब उसके पास ऑप्शन रहेगा। अभी आप कह रहे थे कि यूपी बिहार के बच्चे पलायन करते हैं, क्योंकि इसलिए पलायन करते हैं, हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, लेकिन बच्चे यहाँ पढ़ करके उनको एक्सपोजर नहीं मिलता, इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं मिलता है, इसलिए बाहर की कंट्री में या बाहर की प्लेसेस पे वो माइग्रेट करते हैं। तो अगर आप उनको एजुकेशन के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का मौका देंगे, इंडस्ट्री के साथ काम करने का चांस देंगे, तभी उनके अंदर स्किल डेवलप हो पाएगी, एक्सपीरियंस डेवलप हो पाएगा। तो ये आज की डेट में खासकर पूरे नॉर्थ इंडिया की ये प्रॉब्लम है, यूपी भी उसमें आता है, और जो अपने चाल से चल रहा है, लेकिन अभी इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो हमें लगता है अभी हो नहीं पा रहा सही से। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में एक मूल मंत्र दिया था, आत्मनिर्भर भारत। कहा जाता था कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है, इससे कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए जो भी नई सरकार आती है, आत्मनिर्भर भारत को अगर एक बड़ा पैमाने पे लाना है, तो एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत जो एक इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। खासकर ये अपनी इकॉनमी को सेल्फ सस्टेन करेगा, जिससे हमारी जो डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज से वो कम होगी। लेकिन ये तभी हम इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं जब हमारे युवा जो हैं स्किल्ड होकर के सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, वो चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लाएं, तो जिससे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगी, और साथ ही में इंडस्ट्री में और लोगों कई तरीके की नई अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी। लेकिन इसके लिए अभी युवा जो हैं वो तभी ऐसा कर सकते हैं जब उनके अंदर स्किल हो, और इसके लिए कई सारे हमें लगता है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने की ज़रूरत है। खासकर हमें क्वालिटी टीचर्स को भी रिक्रूट करने की ज़रूरत है, जो पूरे नॉर्थ इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ क्वालिटी टीचर्स जो होते हैं वो रिक्रूट नहीं होते हैं, या कहीं ना कहीं क्वालिटी लैक कर रही है। हम बहुत से कॉलेज खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, बट क्वालिटी इज़ लैकिंग। तो क्वालिटी पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके लिए क्या हो सकता है ये गवर्नमेंट को सोचना होगा। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ जो स्किल है और एम्प्लॉयमेंट है उस पर भी नई सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और भी लोग हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना है। सर, अगर देखा जाए तो इससे पहले की जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, उसने छात्रों के डेवलपमेंट के लिए लैपटॉप बांटे। इस सरकार ने स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे। ये जो बांटने का सिस्टम है, क्या ये हमारे एजुकेशन को पीछे लेके जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करूंगा जो लोग मुझे सुन रहे हैं लाइव इस समय। उसके बाद आपकी बात का आंसर मैं बाद में दूंगा, उससे पहले कुछ कहना चाहूँगा। वो ये कहना चाहता हूँ, देयर आर थाउजेंड ऑफ student who are passing from various university every year. They all people are having a degree but they don't have a job, and they don't have job because of this reason. Every government is क्या कर रही है कि आया ये दिया वो दिया, इससे नहीं होता। जैसे कि अभी मेरे सहयोगियों ने बताया कि क्वालिटी एजुकेशन हर गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। क्या ये सफिशिएंट होगा? नहीं, ये बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। क्या मशीन खुद काम करती है? कभी काम नहीं करती। हमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ज़रूर चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा होगा तो वो उन चीज़ों को रेगुलर उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, डेली मॉनिटरिंग होना चाहिए, क्या हो रहा है कि नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, क्या वो इम्पोज हो रही हैं? सिर्फ कागज़ की फाइलों में सिमट के रह जाती हैं। अगर ये होगा तो ये डेफिनेटली कोई भी स्कीम आप करेंगे, छोटी बड़ी मैटर नहीं करती। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन मैटर नहीं करता। मैटर करता है जो भी आप कर रहे हैं, क्या वो एग्जीक्यूशन उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी जैसे मेरे सहयोगी ने बताया, क्वालिटी एजुकेशन पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार है। जैसे मुझे ये जानने की बहुत ज़रूरत सभी को है कि आप क्यों यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी खोलते जा रहे हैं। आप इसलिए खोलते चले जा रहे हैं कि सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, सबको मिलना चाहिए। क्या सब लोग एजुकेशन ले रहे हैं? और अगर ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं? और जो एजुकेशन डिलीवर कर रहा है वो कौन है? आप देखिए, इसको एक बिज़नेस बना दिया है लोगों ने, कुछ लोगों ने। जिसको मनाया कॉरपोरेट में नौकरी नहीं कर पा रहा है, उसके प्रेशर से उसने एकेडमिक्स ज्वाइन कर लिया। दे पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट एंड समटाइम्स, और वो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। हम सभी को ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि कोई गवर्नमेंट देश को नहीं चलाता।
कोई ब्यूरोक्रेट देश को नहीं चलाता, कोई बिजनेसमैन देश को नहीं चलाता, देश को चलाता है ये स्टूडेंट। क्योंकि अगर स्टूडेंट है तो किसी भी देश की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बूम पे जाएगी, और इसके लिए हमें बड़ा ज़रूरत है, फोकस सबको रहना पड़ेगा। हम जिम्मेदारी बोल देते हैं हमारे टीचरों की, टीचर के पास तो 8 घंटे रहता है, घर में पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। फिर आ जाइए थर्ड पार्टी गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट क्या करती है, वोट बैंक के लिए हम ये स्कीम दे रहे हैं, हम वो स्कीम दे रहे हैं। ठीक है, आप स्कीम दे रहे हो, क्या आपने जानने की कोशिश करी बच्चों से कि बच्चों को लैपटॉप चाहिए कि नहीं चाहिए, जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स है, या रियल में जो क्वालिटी है होना चाहिए वो मिल रही कि नहीं। आपने लैपटॉप बांट दिया, बच्चे को नहीं पता कि उसके लिए लैपटॉप ज़रूरी ज़्यादा है या शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन चूंकि आपने लैपटॉप बांटा, उससे आपका वोट बैंक मजबूत हो गया। मैं किसी भी सरकार को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, आप लैपटॉप बांटिए, हवाई जहाज बांटिए, ठीक है, आप एजुकेशन भी तो बांटिए, अच्छी एजुकेशन बांटिए। आपने मुझे ये बताइए, आपने करिकुलम डिसाइड कर दिया, क्या आपने किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को किसी कोर कमेटी में रखा, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में नहीं रखा? क्या आपने किसी स्टूडेंट काउंसिल को इनवाइट करा करिकुलम बनाने के लिए? बच्चे को रियल में चाहिए कि आपने कभी जानने की कोशिश करी? हाँ, आपने बस एक रूम में मीटिंग ली, 10-15 लोग बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बैठ गए और सिलेबस बना दिया। क्या किसी स्टूडेंट काउंसिल का इनविटेशन हुआ? स्टूडेंट को क्या चाहिए, क्या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, और ये जानते नहीं हम लोग। इस वजह से ये इतना लंबा गैप क्रिएट हो जाता है, और वो गैप की भरपाई ना सर, इस साल 10 है, अगले साल 20 हो जाता है, और ये कभी भी, ये हमेशा अनफिल्ड रहेगा। और इसी वजह से जो ना हम लोग बार बार रोते हैं ना कि हमारे देश की जीडीपी, इकोनॉमी सब गिरती जा रही। क्यों गिर रही भैया, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, जो भी हम कर रहे हैं बिना सोचे समझे चलते चले जा रहे हैं। यानी सरल भाषा में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो जो भी नई सरकार बनती है, चाहे वो कांग्रेस की बने, सपा की बने, भाजपा की बने, बसपा की बने, किस तरीके से वो एजुकेशन का एटमॉस्फेयर चेंज करें? देखिए ऐसा है, एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन की। एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। सिर्फ एक तानाशाही नहीं होना चाहिए कि हमारा मन आया हम सत्ता में आए, कोई भी गवर्नमेंट है और हमने ये रूल्स बना दिए, ये होना चाहिए क्वालिटी उसमें सबका पार्टिसिपेशन मेरी और से ये सजेशन है कि होना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ डिसाइड कर रही है तो उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की प्रतिभागिता नहीं होना चाहिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इनवाइट करो। भाई करिकुलम बना रहे हो आप, स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो सभी ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट वाले ही पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, प्राइवेट वाले भी तो पढ़ाएंगे ना। कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट टाइम से जाता है, सॉरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में टीचर्स टाइम से जा रहा है, इतना लोड है उसके पास, इतना स्ट्रेस है, इतना अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ये गवर्नमेंट में भी होना चाहिए। और अगर कोई कहता है ऐसा नहीं होता है तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ ये ऐसा होता है। गवर्नमेंट में आज भी लैकिंग है। क्यों? गवर्नमेंट में आप स्कीम चला रहे हो, भूखों को खाना दे रहे हो, ठीक है ये ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता किसी की प्लेट खींच लो, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो आया है उसको वो चीज़ तो मिलना चाहिए। जैसे कि आप मेरे पास आए कि आप अपने व्यू बताओ, अगर मैं आपको व्यू बताने की जगह किसी मूवी की बात करूँ ये तो गलत है ना। जिस चीज़ के लिए जो आया है उसको वो डिलीवर करो, वो परोसो। स्टूडेंट आया है शिक्षा लेने के लिए, खाना मांगने के लिए नहीं आया है। खाना बांट रहे हो आप, चलो ठीक है, ये आपकी स्कीम का एक हो सकता है पार्ट, ठीक है, लेकिन एजुकेशन देना है। हमारा मेन मोटो एजुकेशन है। एनी हाउ कैसे भी डिलीवर करिए, उसमें सबकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करिए, प्लस एक प्रॉपर बॉडी का सेटअप होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग करे और उसमें सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, उस पर तुरंत टर्मिनेशन होना चाहिए। एक जब तक आदमी में खौफ नहीं होगा तब तक वो नहीं सुधरेगा। वो गवर्नमेंट प्राइवेट सबके लिए है। अगर मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ तो विद इमीडिएट इफेक्ट मुझे टर्मिनेशन लेटर मिलना चाहिए, और ये गवर्नमेंट में भी होना चाहिए, कोई सस्पेंशन नहीं। लोग कहेंगे नहीं ये कोई मशीनरी का पार्ट, ये तो गलत हो जाएगा, तानाशाही नहीं। लोगों में जब एक बार खौफ आएगा, खौफ आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एजुकेशन का मामला। और सर मैं बताऊं आपको, किसी भी चीज़ का उत्थान, देश की किसी भी बात का, किसी भी प्रतियोगिता का, किसी भी सेक्टर का उत्थान होना स्टूडेंट से ही है। और स्टूडेंट का सीधा एक मतलब है एजुकेशन। एजुकेशन अच्छी है ये मान के चलिए, आपका इकोनॉमी रेस करेगी, बिल्कुल करेगी। साथ में उसको मोरल वैल्यूज़ और वैल्यूज़ सिखाइए, संस्कार सिखाइए। वो उसका काम उसका फैमिली कर रहा है, टीचर भी करेगा, सब लोग मिल के करेंगे। तो कुल मिलाकर जो भी सरकार आए उसका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि किसी ना किसी तरह स्टूडेंट को एजुकेशन मिले। सर मैं आपसे भी आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मयंक सिंह है।
मयंक सर, अगर देखा जाए तो जो भी नई सरकार आएगी उसको अगर एटमॉस्फेयर चेंज करना है, शिक्षा को और सरल बनाना है, उसको क्या कुछ करना रहेगा, क्या चैलेंजेस उसके सामने रहेंगे? सर अभी का सिनारियो अगर हम देखें तो पिछले 2-2.5 साल से जो कोविड का इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह से स्टूडेंट्स का एक कनेक्शन टूट गया है पढ़ाई से। तो आज के टाइम में अभी हम लोगों ने जब से स्टार्ट हुआ है आफ्टर कोविड, तो एक गार्जियन के मन में भी डर है कि अपने बच्चों को उन्हें भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो पहले तो हमें एक अवेयरनेस करनी होगी, एक ऐसी अवेयरनेस हमें देनी होगी समाज में जिससे ये उनको विश्वास हो जाए कि हाँ अब कॉलेजेस रेडी हैं और अब कोविड का इम्पैक्ट इतना नहीं है कि कॉलेजेस में अगर आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो उनको डरने की ज़रूरत है। अभी हमारे जिससे हमारा खुद मेरी डॉटर 8 साल की है, वो सेकंड क्लास में है। तो हमने देखा कि कई गार्जियन अभी भी बच्चों को नहीं भेज रहे, हम लोगों ने भेजना शुरू कर दिया है स्कूलों में। बट मेरा पहला रीज़न यही है कि अवेयरनेस ऐसे हो कि कॉलेजेस सक्षम हैं और वो स्टूडेंट्स को उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे हम अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये कोविड रिलेटेड जो इम्पैक्ट था उससे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा एक बार क्लास में आना शुरू हो जाएगा तब उससे फिर हम आगे की बात कर सकते हैं। अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बच्चे आना ही नहीं शुरू कर रहे। तो ये हमें हटाना होगा जल्दी से जल्दी और इस पे वर्क करना होगा। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको पूरा सपोर्ट करना होगा एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चों को ये अवेयरनेस कराएं, गार्जियंस को ये अवेयरनेस कराएं कि वो स्टूडेंट्स को भेजना शुरू करें। उसके बाद जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, बच्चे आना शुरू हों और शिक्षा के लिए एक ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे रेगुलर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ बच्चे को पढ़ना है। आज के डेट में अगर टीचर्स भी अवेयर नहीं हो और अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे तो उनका जो उस टाइम में उन्होंने पढ़ाई की होगी वो पढ़ाई आज काम नहीं आने वाली। अगर हम आईटी की बात करें, कंप्यूटर की बात करें या फाइनेंस की, इकोनॉमी की बात करें, अभी जो करंट अफेयर्स में आप देख रहे होंगे यूक्रेन रशिया में भी वॉर हो रही है, तो हर एक चीज़ का एग्जांपल हमें अपने स्टूडेंट्स को देना होता है। हमें स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकली जो करंट सिनारियो में हो रहा है वो भी उनको इन्फॉर्म करना होता है कि ताकि वो उससे टच में रहें और अपनी इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीटली वो रिसीव करें। तो आजकल हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं। एजुकेशन में अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हटा देंगे तो वो भी स्टूडेंट को ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं देगा। सर, अभी आपके साथियों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो बिजनेस एक बनता जा रहा है। तो जो भी नई सरकार आएगी वो शिक्षा के माफियाओं के ऊपर किस तरीके से नकेल कसे? इसके लिए तो हम ये कर सकते हैं कि पहले हम प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। जो भी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस जिनको भी हमने ऑथराइज़ कर रखा है एजुकेशन सिस्टम में, जिनके भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज का एफिलिएशन हो रखा है, इसमें हमें चेक करना होगा कि क्या वो सारे नॉर्म्स को फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रिकॉर्ड में टीचर्स हैं, एक्चुअल में कोई टीचर्स हैं नहीं वहाँ पे। तो ये चीज़ उन्हें चेक करनी होगी। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी कितनी अटेंडेंस है, क्योंकि होता ये है कि स्कॉलरशिप और कई तरह के जो गवर्नमेंट से फ़ंड रिलीज़ हो जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस को भी, तो उसमें वो केवल नाम में बच्चे का रिकॉर्ड है, एक्चुअल में कोई बच्चा आता नहीं है। तो अटेंडेंस सिस्टम को भी हमें प्रॉपर चेक करना होगा, एग्जैक्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं और क्या टीचर रेशियो है, उसी हिसाब से फिर उनको फ़ंड रिलीज़ करना चाहिए। सर, अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो नई सरकार इस पर भी किस तरीके से ध्यान दे? इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो काफ़ी बेहतर है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम बिज़नेस की आपने बात की, तो अगर कॉलेज सर्वाइव कर रहा है, स्टूडेंट्स हैं, एडमिशन है, तो प्राइवेट कॉलेज तो अपने स्तर पे उसको अच्छे से अच्छा करने के लिए लगा हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी दिक्कतें हैं क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर फंडिंग नहीं हो पा रही है। जैसे हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की ही बात कर लें तो हम लोग का कैंपस विजिट है वहाँ पे, IMS कैंपस में काफ़ी अब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। टीचर्स की एग्जामिनेशन ड्यूटीज़ में हम लोग ने देखा है वहाँ पे सीट्स प्रॉपर नहीं है, डेस्क प्रॉपर नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है वहाँ पे काफ़ी हद तक। और शायद ये भी एक रीज़न है कि स्टूडेंट्स नहीं आना चाह रहे हैं या वहाँ से उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा अटेंडेंस नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज भी ध्यान नहीं दे रहे। सर, तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने बात की। अब बात एक फिर से निकल कर सामने आती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसको बढ़ावा देने के लिए जो भी नई सरकार आए किस तरीके के कदम उठाए? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए हमें आज के टाइम में जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हो रही है, अपडेटेड नॉलेज की बात हो रही है, तो इस तरह का माहौल हमें क्रिएट करना होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट भी यहाँ आके पढ़ें। जैसे कि सर लोगों ने बात की IIMs की, IITs की, एम्स की, तो हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे हम वर्कआउट करें और प्रैक्टिकल नॉलेज को फोकस करें, इंडस्ट्रीज़ से मैच करें, इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को चेंज करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को
एक्सप्लेनेटरी रिसर्च ना करके, मतलब हम थ्योरी में केवल आंसर करो और मार्क्स पाओ और एग्ज़ाम पास करो, उस पर फोकस ना करके प्रैक्टिकली उनको समझाएं कि हाँ ये एक टेक्निक है जिससे वो अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। हम आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देंगे। हम लोग फाइनेंस पढ़ाते हैं, NISM के मॉड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, बच्चे उसको पास करके 2000 से RBI का एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है। अगर बच्चे ये NISM 5th मॉड्यूल पास करते हैं, हम लोग यहाँ प्रैक्टिस में करा रहे हैं, तो बच्चा एलिजिबल है कहीं पे भी सेबी और NSC के थ्रू जाके इस प्रोग्राम को करने में। और इसमें उसको कई NGOs हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फंडिंग भी करती हैं। तो बच्चों को कहाँ से किस नॉलेज से क्या अर्न कर सकते हैं ये उनको अगर समझ में आ जाए। ऑडिटिंग हम लोग पढ़ाते हैं। ऑडिटिंग के लिए अगर बच्चा BCom कर लिया तो उसके बाद वो एक प्रैक्टिशनर GST ऑडिट का प्रैक्टिशनर वर्क रोल परफॉर्म कर सकता है। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कहाँ उनका रोल होगा, कैसे वो वहाँ पे जॉब कर पाएंगे, ये भी अगर हम समझाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कुल मिलाकर जो भी नई सरकार आएगी उसके सामने चैलेंजेस बहुत होंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा माफियाओं के ऊपर नकेल कसने को लेकर है। बहरहाल ये साफ हो जाएगा कि 10 मार्च को किसकी सरकार बन रही है और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जो भी सरकार सत्ता में आएगी या जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको शिक्षा प्रणाली पर इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।